हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने हेलिकल गियर के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा था कि हेलिकल गियर के जो टर्मिनोलॉजीज हैं दैट इज़ नॉर्मल पिच एंड एक्सियल पिच क्या होते हैं, राइट। हम नॉर्मल पिच पी सफिक्स एन से डिनोट करते हैं और एक्सियल पिच पी सफिक्स सी से डिनोट करते हैं, और दोनों के बीच का जो रिलेशन है दैट इज़ पी सी, सर्कुलर पिच पी सी जो है, ये वाला सर्कुलर पिच पी सी दैट इज इक्वल टू पी एन अपॉन कॉस ऑफ अल्फा। सर्कुलर पिच पी सी जो है, दिस सर्कुलर पिच पी सी दिस इज इक्वल टू पी एन अपॉन कॉस ऑफ अल्फा। फिर पी सी क्या है? एक्सियल पिच। पी एन क्या है? नॉर्मल पिच। और अल्फा दैट इज नथिंग बट द हेलिक्स एंगल, है ना। ये हमारा जो हेलिक्सेस हैं, तो हेलिक्स का जो एंगल है दैट इज एंगल अल्फा, ये वाला, राइट। अच्छा भाई, बढ़ते हैं आगे। हमने भी देखें सेंटर डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन क्या है। अगर हम गियर 1 और गियर 2 इन दोनों को मेज करें तो हमने इसका एक डेरिवेशन लिया था ऑन ए वाइट बोर्ड, और फाइनल हमने सेंटर डिस्टेंस के लिए एक एक्सप्रेशन निकाला था कि पी एन सेंटर डिस्टेंस सी डी, है ना। हमने सेंटर डिस्टेंस सी डी से डिनोट किया था, सी डी इक्वल्स टू पी एन इंटू टी वन अपॉन टू पाई, पी एन इंटू टी वन अपॉन टू पाई इन ब्रैकेट वन अपॉन कॉस ऑफ अल्फा वन प्लस जी अपॉन कॉस ऑफ अल्फा टू। वेयर ये किसके लिए रिलेशन था? सेंटर डिस्टेंस सी डी के लिए। सेंटर डिस्टेंस सी डी इक्वल्स टू पी एन, पी एन क्या है हमारा? नॉर्मल पिच। पी एन इंटू टी वन क्या है? नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 1, है ना। अगर हम ये मेश कंसिडर करें, ये दोनों गियर्स, है ना, ये हमारे गियर्स अगर हम कंसिडर करें तो दिस इज गियर नंबर 1 एंड दिस इज गियर नंबर 2। ये हमारा गियर नंबर 2 होता है और ये हमारा गियर नंबर 1। तो हम रिलेशन क्या देख रहे हैं कि भाई इन दोनों के मेशिंग के अंदर अगर दोनों स्पाइरल गियर मेश हो रहे हों तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू पी एन दैट इज नॉर्मल पिच इंटू टी वन। टी वन क्या है? गियर नंबर 1 के नंबर ऑफ टीथ। टी वन दैट इज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर नंबर 1 अपॉन टू पाई इन ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 1 प्लस जी अपॉन, राइट, प्लस ये वाला टर्म जी अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 2। वेयर अल्फा 1 क्या है? गियर नंबर 1 का हेलिक्स एंगल। अल्फा 2 क्या है? गियर नंबर 2 का हेलिक्स एंगल। अल्फा 1 गियर नंबर 1 का हेलिक्स एंगल, अल्फा 2 गियर नंबर 2 का हेलिक्स एंगल। और जो हमारा जी है दैट इज गियर रेशियो, ये हमारा T2 बाई T1 है। गियर रेशियो क्या है? T2 बाई T1, नंबर ऑफ टीथ ऑन सेकेंड गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन फर्स्ट गियर, दैट इज गियर रेशियो, राइट। अच्छा भाई, तो ये रिलेशन तो हमने सेंटर डिस्टेंस के लिए निकाला था। अब इसके अंदर एक टर्म जो नहीं आया है दैट इज रिलेटेड टू शाफ्ट एंगल। हमने कहा था कि शाफ्ट एंगल थीटा होता है, वेयर शाफ्ट एंगल इज नथिंग बट द एंगल थ्रू विच बोथ शाफ्ट शैल बी रोटेटेड टू मेक देम पैरेलल। दो स्पाइरल गियर जिन दोनों शाफ्ट के ऊपर माउंट है उन दोनों शाफ्ट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज थीटा, वी टर्म इट एज शाफ्ट एंगल। अब शाफ्ट एंगल जो होता है वो दोनों भी स्पाइरल गियर के जो हेलिक्सेस हैं उनका एडिशन होता है। कब? जब दोनों भी टीथ सेम हैंड के हों। अगर दोनों भी सेम हैंड के हैं तो जो शाफ्ट एंगल है वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होता है, मतलब कि दोनों भी गियर्स के हेलिक्स एंगल का एडिशन होता है। लेकिन अगर दोनों भी गियर्स अपोजिट हैंड के हैं, मतलब कि एक राइट हैंड है तो दूसरा अगर लेफ्ट हैंड है, इसका मतलब कि दोनों भी अपोजिट हैंड के गियर्स हैं, तो उस केस में जो थीटा होता है, जो शाफ्ट एंगल होता है दैट इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, राइट। और भाई इसके बाद हमने ये भी कहा था कि अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो उस केस में दोनों भी शाफ्ट सेम हैंड के होते हैं, राइट। ये एक कंडीशन है कि थीटा की मतलब शाफ्ट एंगल अगर 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है तो स्पाइरल एंगल्स दोनों भी सेम हैंड के ही होंगे, राइट। अच्छा भाई, ये तो एक्सप्रेशन हो गया सेंटर डिस्टेंस के लिए। उसके बाद हमने और एक डेरिवेशन लिया था, दैट डेरिवेशन वाज रिगार्डिंग इफिशियंसी ऑफ स्पाइरल गियर्स। हमने स्पाइरल गियर की इफिशियंसी निकाली थी और स्पाइरल गियर के मैक्सिमम इफिशियंसी भी निकाली थी।
तो भाई जब हम स्पाइरल गियर की इफ़िशियंसी की बात कर रहे हैं, राइट, तो स्पाइरल गियर की इफ़िशियंसी के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था, इफ़िशियंसी ऑफ अ स्पाइरल गियर इक्वल्स टू, कहाँ गया हमारा रिलेशन, इफ़िशियंसी ऑफ ए स्पाइरल गियर इज इक्वल टू यहाँ पर, राइट। अच्छा भाई, ये इफ़िशियंसी का एक्सप्रेशन निकाला था हमने। इफ़िशियंसी ऑफ स्पाइरल गियर क्या होता है, कॉस ऑफ अल्फा 2 + 5 इंटू कॉस ऑफ अल्फा 1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 1 - 5 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 2 वेयर। अब नोटेशंस को समझ लेंगे हम। वेयर जो अल्फा 2 है, ये जो अल्फा 2 है, दिस अल्फा 2 इज द हेलिक्स एंगल ऑफ गियर 2, हेलिक्स एंगल ऑफ गियर 2। अल्फा 2 क्या है, हेलिक्स एंगल गियर 2, 2 नंबर के गियर का हेलिक्स एंगल है। फाई क्या है, फाई इज द फ्रिक्शन एंगल, फाई फ्रिक्शन एंगल होता है, और अल्फा 1 इज हेलिक्स एंगल ऑफ गियर 1, राइट। तो जो जनरल इफिशियंसी ऑफ 2 मेटिंग स्पाइरल गियर्स है, दैट इज इक्वल टू अल्फा 1, सॉरी, that is equal to efficiency of a spiral gear is equal to cos of alpha 1 into cos of alpha 2 plus 5 upon cos of alpha 2 into cos of alpha 1 minus 5, right। तो भाई ये तो हो गया इफिशियंसी ऑफ स्पाइरल गियर की बात। लेकिन मैक्सिमम इफिशियंसी किस केस में रहेगी, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ स्पाइरल गियर इज इक्वल टू, मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होगी भाई, कॉस ऑफ थीटा प्लस 5 प्लस ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 प्लस ऑफ 1, वेयर जहाँ थीटा जो है दैट इज इक्वल टू शाफ्ट एंगल, ये बात तो हमने पहले ही देखा था, है ना, जो थीटा है दैट इज इक्वल टू शाफ्ट एंगल, और जो फाई है वो है प्रेशर एंगल, ये बात भी हमने देखी थी, राइट। तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए, दैट इज मैक्सिमम इफिशियंसी इक्वल्स टू ऑफ स्पाइरल गियर कॉस ऑफ थीटा प्लस 5 प्लस ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 प्लस ऑफ 1, राइट। अच्छा भाई, अब एक कंडीशन और ध्यान में रखो कि मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए जो अल्फा 1 होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये कंडीशन है, जैसे हमने कहा कि वहाँ अगर शाफ्ट एंगल 90 डिग्री होता है दैट मीन्स दोनों भी हैंड सेम हैंड के हैं, राइट, दोनों भी स्पाइरल गियर सेम हैंड के हैं। वैसे ही मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हमारे पास कंडीशन है कि अगर मैक्सिमम इफिशियंसी है, इसका मतलब जो हेलिक्स एंगल ऑफ फर्स्ट गियर है, मतलब कि अल्फा 1 जो है दैट अल्फा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस 5 अपॉन 2, थीटा प्लस 5 अपॉन 2, थीटा क्या है, शाफ्ट एंगल, फाई क्या है, फ्रिक्शन एंगल, अपॉन 2, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए ये कंडीशन है भाई, राइट। और इन सब बेसिक्स को लेकर के हम बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल, राइट। जैसे कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, द न्यूमेरिकल सेज दैट a pair of spiral gears is required to connect two shafts 175 mm apart। दो शाफ्ट्स हैं, स्पाइरल गियर्स हैं, और दोनों भी शाफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस दिया है दैट इज इक्वल टू, शाफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस दिया है दैट इज इक्वल टू 175 mm। तो पहला डेटा हमें दिया है सेंटर डिस्टेंस, अगर हम L से डिनोट करें तो सेंटर डिस्टेंस या तो हम CD कह दें या फिर L कह दें, राइट। तो कैपिटल L दिया है 175 mm, पहला हमें बात मिल गया, उसे हम मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 0.175 मीटर्स, राइट। द शाफ्ट एंगल बीइंग 70 डिग्री, आगे बढ़ते हैं, द शाफ्ट एंगल बीइंग 70 डिग्री, शाफ्ट एंगल 70 डिग्री है, इसका मतलब कि जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू हमें 70 डिग्री दे रखी है ना, ये तो ये वैल्यू हमारे पास मिल जाती है, अगली वैल्यू 70 डिग्री। द वेलोसिटी रेशियो इज टू बी 1.5 to 1, वेलोसिटी रेशियो ये 1.5:1 है, इसका मतलब कि वेलोसिटी रेशियो VR है ना, वेलोसिटी रेशियो VR हमें दिया है 1.5। अब अगर वेलोसिटी रेशियो 1.5 दिया है, इसका मतलब कि गियर रेशियो भी 1। तो भाई हम बात कर रहे थे कि गियर रेशियो, वेलोसिटी रेशियो 1.5 दिया है,
अब हमें ये रिलेशन तो मालूम है कि वेलोसिटी रेशियो और गियर रेशियो, वेलोसिटी रेशियो हम वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गियर रेशियो दैट इज जी, है ना। वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ स्पीड होता है और गियर रेशियो जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टीथ होता है। तो हम ये रिलेशन तो बोल ही सकते हैं ना कि भाई N2/N1 विल बी इक्वल टू T1/T2। अगर हम गियर 1 और गियर 2 कंसिडर करें इन मेश, इन दैट केस जो वेलोसिटी रेशियो होगा दैट इज N2/N1 वो होगा इक्वल टू T1/T2 के, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो और गियर रेशियो होता सेम है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, राइट। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी रेशियो इज टू बी 1.5 to 1, ये डेटा हमें दिया है। आगे बढ़ेंगे। द फास्टर व्हील हैविंग 80 टीथ। अब फास्टर व्हील हैविंग 80 टीथ इसका मतलब कि जो छोटा वाला गियर है, ऑफकोर्स जो छोटा वाला गियर है वही तो हमारा पिनियन होगा। तो जो गियर नंबर 2 है फास्टर व्हील, अब अगर हम सेकंड गियर को पिनियन कंसीडर करें तो T2, हमें नंबर ऑफ टीथ ऑन सेकंड गियर T2 दिया है 80 और आगे कहता है कि एंड ए पिच सर्कल डायमीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर। उस छोटे वाले गियर का ही मतलब कि पिनियन का ही डायमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 100 mm। 100 mm, अब 100 mm मतलब कि उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 0.05 मीटर्स। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं कि द स्पायरल एंगल्स फॉर ईच व्हील, फाइंड द स्पायरल एंगल्स फॉर ईच व्हील, मतलब कि हमें अल्फा 1 फाइंड आउट करना है और अल्फा 2 फाइंड आउट करना है, राइट। स्पायरल एंगल्स या फिर हेलिक्स एंगल, राइट। तो फाइंड द स्पायरल एंगल्स फॉर ईच व्हील। इफ द टॉर्क ऑन द फास्टर व्हील इज 75 न्यूटन मीटर, अगर फास्टर व्हील मतलब कि पिनियन के ऊपर, मतलब कि गियर नंबर 1 के ऊपर अगर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो 75 न्यूटन मीटर है ना, हमें टॉर्क टी दिया है 75 न्यूटन मीटर। फाइंड द एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल थ्रस्ट हमें फाइंड आउट करना है दोनों भी शाफ्ट के ऊपर। व्हेन वी निग्लेक्ट फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करना है, राइट। अच्छा भाई, सो हियर आवर गिवन numerical is complete. We have taken all the data, that is the center distance is 175 mm, उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 मीटर होगा। शाफ्ट एंगल 70 डिग्री है, गियर रेशियो 1.5 है, T2 नंबर ऑफ टीथ ऑन सेकेंड गियर उस जिसे हम पिनियन कह रहे हैं उसमें नंबर ऑफ टीथ ऑन सेकेंड गियर 80 है, उसी का डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर 100 mm है, उसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और आगे क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है अल्फा 1 और अल्फा 2। आगे ये भी दिया है कि अगर टॉर्क 75 न्यूटन मीटर है तो एक्सियल थ्रस्ट फाइंड आउट करो, राइट। अच्छा भाई, तो सबसे पहले हमें जो अप्रोच करना है वो है कि हमें हेलिक्स एंगल से फाइंड आउट करना है, राइट। अब हेलिक्स एंगल अगर फाइंड आउट करना है मतलब कि अल्फा 1 और अल्फा 2 फाइंड आउट करना है, दोनों भी अननोन है, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों भी अननोन है। हमें सेंटर डिस्टेंस दिया है और हमें नंबर ऑफ गियर रेशियो दिया है। अब ये रिलेशन लगा देंगे हम। वेलोसिटी रेशियो तो ये हमें दिया है 92 N2/N1 और ये गियर रेशियो के टर्म्स में T1/T2 इक्वल्स टू 1.5 होगा, राइट। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि T1 जो होगा वो 1.5 इंटू T2 होगा, है ना। जो T1 होगा वो 1.5 टाइम्स T2 होगा, इसका मतलब कि T1 ज़्यादा होगा, राइट ना। T2 तो हमने फास्टर व्हील कंसीडर किया, फास्टर मतलब कि वही होगा जिसका पिच सर्कल डायमीटर छोटा है, और अगर पिच सर्कल डायमीटर छोटा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ भी छोटे होंगे। इसका मतलब कि जो हमारा T1 है बड़ा वाला गियर, नंबर ऑफ टीथ ऑन बड़ा वाला गियर विल बी मोर। तो T1 का रिलेशन हमें क्या मिलता है T2 इंटू 1.5, राइट। और अगर हम T1 की वैल्यू 180 पुट करते हैं तो 80 इंटू 1.5 हमें देता है 120, मतलब कि हमें नंबर ऑफ टीथ ऑन सेकेंड गियर T2 जो मिला है दैट इज इक्वल टू 120। अब हमारे पास दो बातें हैं, दैट इज नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, राइट। अब पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन और गियर भी तो हम निकाल सकते हैं ना।
ध्यान दो भाई, हमें ये तो मालूम है कि जो सेंटर डिस्टेंस है वो सेंटर डिस्टेंस 0.175 मीटर्स है ना। अब ध्यान दो, अगर मैं कहता हूँ कि ये एक पिनियन है और ये एक गियर है, तो इनके जो सेंटर का सेंटर डिस्टेंस होगा वो यही होगा, है ना, इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर का डिस्टेंस, राइट। लेकिन वो एक्चुअली क्या होगा, इसका इतना आधा डायमीटर, मतलब कि रेडियस प्लस ये वाला रेडियस, राइट। तो d1 प्लस d2/2, राइट ना, इसका आधा और दूसरे वाले गियर का आधा। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू CD इक्वल्स टू d1 प्लस d2/2। d1 क्या है, पिच सर्कल डायमीटर फॉर फर्स्ट गियर, d2 क्या है, पिच सर्कल डायमीटर फॉर सेकेंड गियर। तो सेंटर डिस्टेंस इज d1 प्लस d2/2, और यहाँ हमारे पास d2 की वैल्यू है 0.1, राइट ना, हमें 100 mm दिया था, मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया तो हमें मिला 0.1 मीटर। इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा d1 इक्वल्स टू 0.25 मीटर्स। अब d1 मतलब कि पिच सर्कल डायमीटर फॉर सेकेंड गियर, और सेकेंड गियर मतलब कि सॉरी फर्स्ट गियर मतलब कि लार्जर गियर, राइट ना, 0.25 मीटर्स, इसका मतलब कि 250 mm होगा, है ना। पहले वाले गियर का पिच सर्कल डायमीटर mm में कितना दिया था भाई, 100 mm, और इसका हमने कितना कैलकुलेट किया, 250 mm, मीटर्स में 0.25 मीटर्स, राइट। अच्छा भाई, लेकिन एक्चुअली हमें तो हेलिक्स एंगल कैलकुलेट करना है, राइट। अब रिलेशन यूज़ करेंगे, d1 अपॉन d2 इक्वल्स टू t2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 अपॉन t1 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा 2। ये रिलेशन अगर हम यूज़ करेंगे तो हम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रही बात इस रिलेशन की, तो ये रिलेशन डेरिवेटिव्स में ये रिलेशन हमने जब डेरिवेटिव निकाला था, हमने ये जब डिराइव किया था इफ़िशेंसी का एक्सप्रेशन, तो हमने यहाँ निकाला हुआ है d2 अपॉन d1 इक्वल्स टू t2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा अपॉन t1 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा 2, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो भाई, हमें ये तो मालूम है जो d1 है, d1 इक्वल्स टू pc1 इंटू t1 अपॉन पाई, यहाँ से हमने ये रिलेशन डेवलप किया, और d2 का रिलेशन ये रिलेशन डेवलप किया, राइट। और इन दोनों को अगर हम यूज़ करते हैं तो d2 अपॉन d1 यही रिलेशन हमें मिलता है, राइट। तो इसी रिलेशन को हम हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ कर रहे हैं, राइट। क्या है भाई रिलेशन, d2 अपॉन d1 इक्वल्स टू, है ना, d2 अपॉन d1 इक्वल्स टू t2/t1 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 अपॉन t2 अपॉन t1 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा 2। वैल्यूज हमारे पास d1 के हैं, d2 के हैं, t1 के हैं, t2 हैं। तो ये सब जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें रिलेशन कुछ इस तरह से मिलता है, राइट। हमें कुछ रिलेशन इस तरह से मिलता है, दैट इज 0.1 अपॉन 0.25 इक्वल्स टू 2/3 कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा 2, राइट। या फिर इसे अगर हम और सॉल्व करें तो हमें ये बात मिलेगी कि कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 जो है वो 0.6 टाइम कॉस ऑफ अल्फ़ा 2, है ना। जो रिलेशन हमारा मिला था उसी रिलेशन को हमने आगे सॉल्व किया है, तो हमें क्या मिलता है, कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 जो है दैट इज इक्वल टू 0.6 कॉस ऑफ अल्फ़ा 2, राइट। तो इसे हम कहीं यूज़ करने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए इसे हम निकाल करके रख देंगे और उसे इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट करेंगे, राइट। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। हमें ये भी मालूम है कि जो शाफ्ट एंगल थीटा होता है वो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 होता है, राइट। और वो हमें दिया है 70 डिग्री, हमें शाफ्ट एंगल 70 डिग्री दिया है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 जो है दैट इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, या फिर अल्फ़ा 2 जो है दैट इज़ इक्वल टू 70 माइनस अल्फ़ा 1, राइट। ये रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं, राइट। और इस बात को अगर हम इक्वेशन नंबर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, अल्फ़ा 2 की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है 0.6 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फ़ा 2 की जगह पे हमने पुट किया 70 माइनस ऑफ अल्फ़ा 1। तो यहाँ हम फॉर्मूला, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कॉस ऑफ a माइनस बी का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, आगे सॉल्व करते चले जाएंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली कुछ इस तरह का रिलेशन मिलेगा भाई। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे हमें एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से मिलेगा कि tan ऑफ अल्फ़ा 1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 1.4097,
तो ऑब्वियसली अल्फ़ा 1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.4097 दैट इज़ 54.65 डिग्रीज, राइट। और आगे जब बढ़ेंगे हम अल्फ़ा 2 की बात करेंगे तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 तो 70 डिग्री था, तो 70 में से अगर अल्फ़ा 1 की वैल्यू हम माइनस कर दें तो हमें अल्फ़ा 2 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो अल्फ़ा 2 वी गेट इट एज 15.35, राइट। तो हमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 पूछा था, दोनों भी वैल्यूज़ अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक्सियल थ्रस्ट की। अब हमें ये तो मालूम है कि जो टॉर्क होता है वो टेंजेंशियल फोर्स इनटू पिच सर्कल रेडियस होता है, राइट। और जो हमारा फास्टर व्हील है, मतलब कि हमारा पिनियन, उसका जो टेंजेंशियल फोर्स अगर F2 कंसिडर करें तो वो होगा टेंजेंशियल फोर्स F2 इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन पिच सर्कल, राइट ना। इसी रिलेशन को हमने टॉर्क अपॉन, इसको अगर नीचे लेकर के चले जाएं तो हमें टेंजेंशियल फोर्स मिलेगा, राइट। तो हमें टेंजेंशियल फोर्स F2 मिलता है टॉर्क ऑन फास्टर व्हील अपॉन पिच सर्कल रेडियस R2। यहाँ हम अगर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज़, टॉर्क तो हमें 75 न्यूटन मीटर दिया है, न्यूटन मीटर में दिया है, तो रेडियस ऑफ सेकेंड गियर R2 भी हम मीटर में ही पुट करेंगे, दैट इज़ 0.05 मीटर। और इसे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है 1500 न्यूटन, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो तो है F2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा 2, F2 हमें मिला है 1500 अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा 2 की वैल्यू है, इसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलता है 1556 न्यूटन, राइट। और जब हम एक्सियल थ्रस्ट की बात करते हैं तो एक्सियल थ्रस्ट इज Rn इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा 1, राइट। किसके ऊपर? स्लोअर व्हील के ऊपर। तो Rn, अब Rn तो हमने कैलकुलेट किया है 1556, उसके साथ साइन ऑफ अल्फ़ा 1 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1569 न्यूटन। सिमिलरली Fa2 अगर हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा Rn इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हमें मिलेगा 412 न्यूटन।